हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, आई होप सो कि आपको लास्ट लेक्चर्स काफी अच्छे समझ में आए होंगे, काफी अच्छे से आप लोगों का कंसेप्ट बिल्ट हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 16 का लेक्चर नंबर 11। तो उसको समझते हैं एक एक करके। तो बातों को ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहले हमारा क्या था बच्चों? O2। फिर मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्साइड्स के बारे में बताने वाला हूँ। फिर मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ? ओजोन के बारे में। ये तीन कंपाउंड्स को आप लोगों को तो याद करके रखने हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आप लोगों को चलना है। अगर आप इस सीक्वेंस में चले तो आप लोगों को चैप्टर काफी इजी लगेगा। सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए चैप्टर को मिक्स नहीं करना चाहिए, चैप्टर को सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए बच्चों आप लोगों को। चलो ठीक है, O2 में हमने कौन सा मेथड? इंडस्ट्रियल मेथड में इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को कवर कर लिया था। O2 में हम कौन सा मेथड कर रहे थे बच्चों? इंडस्ट्रियल मेथड। कौन सा मेथड कर रहे थे? इंडस्ट्रियल मेथड। और इंडस्ट्रियल मेथड में हमने किसको कवर कर लिया था बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को। किसको कवर कर लिया था? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया था बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, लास्ट क्लास में था बच्चों बाय इलेक्ट्रोलाइसिस पहला मेथड। अब दूसरा मेथड समझ लेते हैं। दूसरा मेथड इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है बच्चों? आप लोगों के इस बात को समझना, आपके एयर में O2 भी होता है, CO2 भी होता है और N2O भी होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर आपके एयर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? एयर में आपका CO2 प्रेजेंट होता है, N2 प्रेजेंट होता है और O2 प्रेजेंट होता है और आपका H2O प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब मैंने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया बच्चों, तो बातों को ध्यान से समझना है। इसका मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया। अब जब मैंने इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के बाद क्या होगा बच्चों? समझना ध्यान से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के बाद ये आपका CO2 एंड H2O वेपर फेज में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा बच्चों? रिमेनिंग आपका बचेगा बच्चों यहाँ पर, देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए यहाँ पर टेम्परेचर काफी हाई रखेंगे। टेम्परेचर काफी हम लोग क्या रखेंगे बच्चों? हाई टेम्परेचर पे रखेंगे। कौन से टेम्परेचर पे रखेंगे? इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो CO2 आपके लो टेम्परेचर पे एयर बन जाएगा, लो टेम्परेचर पे आपकी गैस के फॉर्म में हो जाएगा और H2 भी आपका H2 आपका लो टेम्परेचर पे गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका लो टेम्परेचर पे होगा। बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों? लो टेम्परेचर पे आपका ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? और CO2 और H2 आपकी गैस में बाहर निकल जाएगा। CO2 और H2 आपके कौन से फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा? रिमेनिंग हमारा बचेगा N2 और O2। जैसा कि आप लोग जानते हो N2 का बॉइलिंग पॉइंट 77 केल्विन और O2 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? आपका 80 केल्विन। अब देखो, अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसके इंटरमीडिएट वाला टेम्परेचर रखेंगे। कि क्या करेंगे बच्चों? अब हम इसके इंटरमीडिएट वाला टेम्परेचर रखेंगे। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसके बाद इसको हम कूल करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? N2 आपका, N2 और O2 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, N2 और O2 आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका क्या करूंगा बेटा? 80 केल्विन टेम्परेचर पे। मतलब क्या समझ में आना बच्चों यहाँ पर? कि अगर मैं इसका आप क्या करूंगा बच्चों? यहाँ पर 80 नहीं, ये आपका होता है 90। तो हम क्या करेंगे? 80 केल्विन टेम्परेचर पे इसको बॉइलिंग पॉइंट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइल करेंगे 80 केल्विन टेम्परेचर पे। जैसे ही मैं 80 केल्विन टेम्परेचर पे बॉइलिंग करूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो अब कौन आपका वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा? N2 आपका वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा। N2 आपके वेपर फेज में निकल जाएगा और बचेगा क्या आपका? O2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा आपका? O2 रिमेनिंग बच जाएगा एज अ लिक्विड। O2 रिमेनिंग बच जाएगा एज अ लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में आपका कौन रिमेनिंग बच जाएगा बच्चों? आपका O2 एज ए लिक्विड फेज में आपका रिमेनिंग बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिक्विड फेज में किसको ऑब्टेन कर लिया बच्चों? O2 को ऑब्टेन हमने यहाँ पर लिक्विड फेज में कर लिया है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एयर में CO2 N2 H2 और ऐसे कुछ गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, CO2 N2 O2 और H2, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया, देन आफ्टर कूलिंग कराया,
कूलिंग कराने पर इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट वाला टेम्परेचर रखेंगे तो वो आपका बॉईल होगा तो N2 आपका वेपर फेज में चला जाएगा और आपका O2 रिमेनिंग बच जाएगा एज ए लिक्विड फेज, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। चलो यहाँ तक तो हमें इंडस्ट्रियल मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते बच्चों इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो समझना यहाँ पर समझना बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O2। तो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ यहाँ पर, इंडस्ट्रियल मेथड खत्म हुआ। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ O2 काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ O2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O2। अब देखो O2 की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, काफी इजीली है, काफी सिंपल है। O2 की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, समझना ये इतना तो आप लोग जानते हो। ये आपका क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, ये तो आप जो जानते हो। एंड टेस्टलेस होगा, एंड टेस्टलेस होगा, मतलब इसका कोई टेस्ट भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर O2 का ना तो कोई कलर होता है, ना तो कोई आपका ऑर्डर होता है, ना ही कोई आपका टेस्ट होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये आपका वाटर में क्या होता है बच्चों, स्लाइटली सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये हमारा स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर हुआ तो मैं आप लोगों को इसकी सोल्यूबिलिटी के बारे में बताता हूँ। 3.8 cc ऑफ O2 soluble in 100 cc ऑफ वाटर। मतलब आप लोगों को इस कंसेप्ट को समझना है कि आप लोगों को सिंपली समझना है इस कंसेप्ट को कि अगर आपका स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 100 cc ऑफ वाटर में, क्या 100 cc ऑफ वाटर में आपका क्या आता है बच्चों, यहाँ पर 3.8 cc ऑफ O2 आपका क्या होता है बच्चों, सोल्यूबल होता है। 3.8 cc ऑफ वाटर आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सोल्यूबल होता है। मतलब cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, cc का मतलब क्या होता है बच्चों आप लोगों का, सेंटीमीटर क्यूब। इस पॉइंट को ध्यान रखो, 3.8 सेंटीमीटर क्यूब में आप देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपका 3.8 सेंटीमीटर क्यूब आपका O2 डिसॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी सोल्यूबल होता है, इतना डिसॉल्व वो होना ही चाहिए। अगर इतना डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, इतना डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट को आप लोगों को समझना है। देखो बेटा, अगर आपका इससे कम डिसॉल्व होगा, दिस इज अ जस्ट सफिशिएंट अमाउंट, हम बोल सकते हैं यहाँ पर दिस इज जस्ट सफिशिएंट अमाउंट, दिस इज जस्ट sufficient amount to survive aquatic living organism। मतलब ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए बस जस्ट सफिशिएंट अमाउंट है। अगर इतना आपका वाटर डिसॉल्व नहीं होगा तो इससे, इतना आपका वाटर डिसॉल्व नहीं होगा तो आपका किसी भी टाइप का एक्वाटिक प्लांट या फिर एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका मतलब यहाँ पर आपका मतलब सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इतना आपको डिसॉल्व होना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखो। ये बात अक्सर पूछ ली जाती है, आपके पीपीएम में भी पूछ लेगा। तो पीपीएम में 6 पीपीएम, इसका आंसर क्या बोलना है बच्चों, पीपीएम में मिनिमम 5 पीपीएम आप लोग बोल सकते हो। इसका आंसर क्या बोलोगे बच्चों, मिनिमम आप लोग 5 पीपीएम तक इसका आंसर आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम समझते बच्चों यहाँ पर अगला, O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 आपका क्या होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो समझना, O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। O2 आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इस बात को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, चलो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इस बात को हम लोग डिफाइन करते हैं। O2 आपका क्या होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो हम कैसे बताएंगे, समझना बात को ध्यान से। तो देखो यहाँ पर दो थियोरी है, एक आया आपका VACPR थियोरी, एक है आपका कौन सा MOT थियोरी, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू MOT थियोरी, सबसे पहले VACPR बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू VACPR थियोरी,
अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी, अगर मैं VSEPR थियरी के अकॉर्डिंग इसका मैं अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है और यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर किसी भी टाइप का अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका किसी भी टाइप का अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर नो एनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, किसी भी टाइप का अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब किसी भी टाइप का अगर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, डायामैग्नेटिक। क्या होगा? डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये नेचर में कैसा होगा बच्चों आपका? डायामैग्नेटिक होगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पर डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जब ये बात अगर आपका बिल्कुल गलत है तो सही बात है क्या? देखो यहाँ पर ये क्या है? रॉन्ग है। ये क्या होता है बच्चों आपका? रॉन्ग होता है। जो मैं लिखा रहा हूँ जैसे जैसे वैसे वैसे आप लोग लिखते जाओ। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर? अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर? देखो अब यहाँ पर एक्चुअली में अब क्या होगा बच्चों? देखो O2 से समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या होता है? डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब देखो यहाँ पर इस बात को समझो। अब आपको इसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को बताना है। अब आप इसकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को बताओगे, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताओगे बच्चों आप? इसका थोड़ा सोच के देखो। अकॉर्डिंग टू MOT, अब तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा, अगर आपका 16 से ज़्यादा है, O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 16 है, मतलब किससे ज़्यादा है बच्चों? 14 से ज़्यादा है। तो आप MOT कैसे बनाओगे बच्चों? ये आपका एनर्जी डेल्टा ई, ये 1 2 3 4, फिर अब यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा। देख लेते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू MOT, यहाँ लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? यहाँ पर आप लोगों का क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? यहाँ पर आपके 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब भर देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब आप थोड़ा सा गौर करके सोचोगे इसके बारे में, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों? एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या प्रेजेंस है? यहाँ पर बोल सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से ये आपका क्या होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये आपका नेचर में कैसा होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक। ये बात आई होप कि आप लोगों को अब क्लियरिफाई हो गई होगी कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर में कैसे होता है और डायमैग्नेटिक कैसे होता है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी कंसेप्ट है। 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को, आई एम डेम श्योर कि 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो मैंने क्या लाइन लिखाई थी आप लोगों को? O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मतलब आप लोगों को समझना, अकॉर्डिंग टू VBT इट इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू VBT, ठीक है, अकॉर्डिंग टू VBT आपका क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। बट MOT के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो कौन से वाली थियरी सही मानोगे आप लोग? पैरामैग्नेटिक होता है। तो कौन सी वाली थियरी आप लोग सही मानोगे? पैरामैग्नेटिक वाली। कौन सी वाली थियरी आप लोग करेक्ट मानोगे बच्चों? पैरामैग्नेटिक वाली थियरी को आप लोग बिल्कुल करेक्ट मानोगे। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चों। अब इसका नेक्स्ट देखो, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर O2 इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। मतलब आपका O2 क्या होता है बच्चों? O2 विल एक्ट एज, ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको ले लूँगा, तो इसको केमिकल प्रॉपर्टी में ही हम लोग लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में ही लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ O2, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O2। समझना आप बात को ध्यान से,
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ O2 में क्या होगा, O2 इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। O2 आपका किसकी तरह होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह होता है। इस बात को आप लोग फोकस करो एक दो बार। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पहला O2 इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये किस तरीके की रिएक्शन शो करता है बच्चों, ये वही रिएक्शन शो करता है जो आपने नाइट्रोजन फैमिली में पहले पढ़ी है, जो आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हुई है। जिसे देखते हैं एग्जांपल। लेट सपोज एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पहला ये रिएक्शन, जो पहला एग्जांपल बता रहा हूँ, HCl की रिएक्शन O2 के साथ कराने पर आप लोगों का क्या बनेगा बच्चों, Cl2 बनेगा और H2O बनेगा। ये आपका डेक्कन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, डेक्कन प्रोसेस, जो कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे पढ़ने वाले हो। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखो, डेक्कन प्रोसेस होता है जो कि आप हेलोजन फैमिली में पढ़ने वाले हो। हेलोजन फैमिली में ये रिएक्शन फिर आने वाली है बच्चों। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही रिएक्शन आपके रिपीट होती है बच्चों, कोई नई रिएक्शन आपके नहीं आती यहाँ पर, ठीक है, कोई नई टाइप की रिएक्शन है नहीं आती। अगला देखो, ये वाला रिएक्शन अगर आप पहचान पाओ तो पहचान पाओ बच्चों। NH3 की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो NO प्लस H2O बनेगा। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑस्टवाल्ड रिएक्शन। ये आपका ऑस्टवाल्ड रिएक्शन का पहला स्टेप है। ये आपका ऑस्टवाल्ड रिएक्शन का कौन सा स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ऑस्टवाल्ड रिएक्शन। ये आपका ऑस्टवाल्ड रिएक्शन का कौन सा स्टेप है बच्चों, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखो अगला एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर SO2 प्लस O2। अब देखो इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट करो, कल हम बहुत अच्छे लेवल पे इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पर क्या होगा, P2 और V2O5 के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, SO3 बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर, SO3 गैस आपका बन जाएगा। बात क्लियर है। इसका नाम क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसका नाम क्या होगा बेटा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसका नाम क्या होगा बच्चों आपका, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखो। और इसके बारे में मैंने बताया था p पाई d पाई बॉन्डिंग इक्वल होती है। p पाई d पाई बॉन्डिंग इसमें क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगला एग्जाम्पल ZnS की रिएक्शन जब मैं O2 के साथ कराता हूँ तो आपका क्या बनता है। देखो ये वाला रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन आपके मेटलर्जी ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब बात समझना, अगर किसी भी में अगर सल्फाइड और की अगर एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूंगा, एयर के प्रेजेंस में अगर मैं किसी भी सल्फाइड और का रिएक्शन करा दूंगा तो ध्यान रखना, तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, अपने आप को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, मेटल ऑक्साइड में। ये आपके मेटलर्जी में मैंने पढ़ाया है। ये अपने आप मेटलर्जी में मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम बोलेंगे रोस्टिंग। यहाँ पर दो टाइप की फिनोमिना होती है, एक होती है कैल्सिनेशन, एक होती है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड और का जब मैं O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ तो आपका रोस्टिंग होता है, और सल्फाइड और का अगर एब्सेंस ऑफ सल्फाइड और का रोस्टिंग ही होता है, कैल्सिनेशन उसका नहीं हो सकता। ध्यान रखना, सल्फाइड और के अलावा किसी का अगर मैं इन एब्सेंस ऑफ एयर में कराता हूँ तो वो कैल्सिनेशन होता है, लेकिन हमेशा सल्फाइड और का आपका क्या होता है बच्चों, सल्फाइड और का हमेशा आपका रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में आपका सल्फाइड और का हमेशा क्या होगा बच्चों, रोस्टिंग होगा। इस बात को अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर रोस्टिंग वाली रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ZnO और SO2 एज अ वोलेटाइल इम्प्योरिटी। मेटलर्जी में मेटलर्जी में आपका SO2 गैस कैसे निकलेगा बेटा, SO2 एज अ वोलेटाइल इम्प्योरिटी के फॉर्म में निकलेगा। मैं आपको बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इम्प्योरिटी, बेटा ध्यान रखना, अगर आपने इनऑर्गेनिक को लिंक करके नहीं पढ़ा तो आप लोगों का कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो लिंक करके पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर मैं लिंकिंग वाले पॉइंट्स भी हमेशा लेता हूँ। लिंकिंग वाले पॉइंट्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए, तो आप लोग कोशिश करो कि इस चैप्टर को लिंक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसके केमिकल प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। देखो बच्चों ये आपका मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल, सेकंड रिएक्शन विद मेटल। अब ये मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा बेटा समझ लो। जैसे आपका मेटल है, मेटल का मतलब समझना, मेटल का रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ कराता हूँ, मेटल का रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ कराता हूँ तो आपका क्या बनता है बच्चों, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा बच्चों आपका, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एज एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर Na की रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ कराऊंगा तो Na2O2 भी बनता है और साथ में क्या बनता है, Na2O। तो देखो ये आपका पेरोक्साइड है, ये आपका क्या है बच्चों, पेरोक्साइड। ये बात को ध्यान रखो। अगर मैं Ca की रिएक्शन O2 के साथ कराता हूँ तो आपका क्या बनेगा बच्चों, CaO बनेगा। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन है। अगर मैं Mg की रिएक्शन O2 के साथ कराऊंगा, Mg की रिएक्शन O2 के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। और Cr की रिएक्शन O2 के साथ कराऊंगा तो Cr2O3 बनेगा। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन है आपके। मेटल जब भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है बच्चों, मेटल ऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, काफी इजी है। अगला है बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल, तो ध्यान रखना यहाँ पर। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद नॉन मेटल। रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी लिखो। यहाँ पर मैं डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद नॉन मेटल। जैसे ही मैंने H2 की रिएक्शन हाफ O2 के साथ इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में करा दिया, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में करा दिया, तो आपका क्या बनता है बच्चों, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर क्या है बच्चों आपका नॉन मेटल, हाइड्रोजन है वो यहाँ पर क्या है बच्चों आपका नॉन मेटल है। ठीक है, अगर मैं एसिड की रिएक्शन O2 के साथ करवाऊंगा तो ये काफी ज्यादा रिएक्शन आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी है बच्चों। एसिड की रिएक्शन अगर आप O2 के साथ कराओगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर SO2 बनेगा। यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, SO2। अब देखो ये वाली रिएक्शन भी आपने पढ़ी है, P4 की रिएक्शन O2 के साथ कराएंगे तो P4O6 बनेगा, P4O6 बनेगा। और यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ करा दूँ तो P4O10 भी आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों आपका, P4O10 भी आपका प्रिपेयर आपका हो जाएगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, CO2 गैस। क्लियर हुआ इतना, काफी इजी है। अब हम चलते हैं बच्चों कंबशन रिएक्शन। इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होती है बच्चों कंबशन रिएक्शन। एक्चुअली क्या जो होता है बच्चों, O2 जो होता है वो कंबशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, O2 will support कंबशन रिएक्शन। मतलब O2 आपको किसको सपोर्ट करेगा बच्चों, कंबशन रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कोई आपका क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं O2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर कंबशन करके CO2 प्लस H2O बना लेगा। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर CXHYOZ। अब मैं बैलेंसिंग भी बता देता हूँ आपको। O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, X कार्बन है तो XCO2 बन जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर Y हाइड्रोजन है तो यहाँ पर Y/2 हाइड्रोजन बन जाएगा, Y/2 H2O बन जाएगा। रिएक्शन देखो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंसिंग करना है ना। अब देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके कितने ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर आपके 2x और यहाँ पर आपका Y/2। तो यहाँ पर आपके कितने होने चाहिए, 2x प्लस Y/2। और यहाँ पर एक Z है तो -Z divided by 2। दिस इज अ बैलेंसिंग मेथड ऑफ एनी कंबशन रिएक्शन। ये किसी भी कंबशन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है। आप लोग थोड़ा फोकस करो, इससे आप लोग किसी भी रिएक्शन को सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिक में HY यहाँ पर Z नहीं लिया
तो क्या हो जाएगा बच्चों, समझो। सबसे पहले आपका CO2 निकलेगा और यहाँ पर H2O निकलेगा। CO2 को इसको मैं बोलूँगा x, वो y यहाँ पर क्योंकि क्या हो जाएगा y/2, तो यहाँ पर O2 की वैल्यू क्या होगी x प्लस y/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका हो जाएगा। तो दोनों आपके कंबंशन रिएक्शन है, दोनों आपके एक टाइप के क्या है बच्चों, कंबंशन रिएक्शन है। ध्यान रखना हमेशा कंबंशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, CO2 बनता है। कंबंशन रिएक्शन में प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, CO2 और H2O। जैसे आप लोगों के घरों में गैस होगा, सिलेंडर होगा, ठीक है, सिलेंडर होगा, तो उसको गर्म करोगे, उसको जब आप स्टोव को जलाओगे तो कंबंशन होके वो फ्लेम निकलेगा, फ्लेम के ऊपर तो थोड़ी देर हाथ रखोगे तो वहाँ पर मॉइस्चर आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वहाँ पर मॉइस्चर आपका आ जाता है। हाथ बिल्कुल नीचे नहीं मत रखना, थोड़ा ऊपर डिस्टेंस पे, नहीं तो जल जाओगे। थोड़ा ऊपर रखोगे तो यहाँ पर मॉइस्चर आपका आ जाएगा। पाम पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, मॉइस्चर आ जाएगा। जब आपका पाम पर अगर आपका मॉइस्चर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, H2O रिलीज हो रहा है, CO2 गैस फ्लेमेबल है। बस सिंपल कंसेप्ट, CO2 गैस आपकी क्या होती है, फ्लेमेबल होती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। और कंबंशन रिएक्शन के लिए जो आपका डेल्टा H होता है, वो डेल्टा H कितना होता है बच्चों, आपका नेगेटिव। डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये एक टाइप का कौन सा फिनोमिना है बच्चों, एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना है, ठीक है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना है। अब आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर, जब ये आपका एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप लोग इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हो कि एक्सोथर्मिक में आपका कौन स्टेबल होता है बच्चों, प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि रिएक्टिविटी टुवर्ड रिएक्शन, तो इस कंसेप्ट को समझ लेना, रिएक्टिविटी टुवर्ड रिएक्शन। अगर आपका इफ सपोज दैट कि अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा ही कुछ स्टेबल हुआ, अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा ही कुछ स्टेबल हुआ तो क्या वो रिएक्शन देगा, नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड रिएक्शन इज अनस्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनस्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट आपका अनस्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड कंबंशन रिएक्शन कर लो इसको, कंबंशन रिएक्शन को उतना ही ज़्यादा ये आपका सपोर्ट करेगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कहीं सारे रिएक्शन को आप लोगों को सोल्व कराने के ये काम आएगा, ठीक है, सोल्व भी करवा देगा। चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट इसके यूज़ पे। यूज़ समझना बच्चों, यहाँ पर यूज़ क्या होगा बच्चों, इसका यूज़ आपका क्या होगा बच्चों, इसका देख लेते हैं। यूज़ ऑफ O2, फिर हम इसके ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं यूज़ ऑफ O2। तो यूज़ ऑफ O2 हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर यूज़ ऑफ O2 का यूज़ हम कैसे करेंगे, पॉइंट को समझना बच्चों। सबसे पहले ऑक्सीहाइड्रोजन या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन, ठीक है। इन सब का यूज़ आपका किस में होता है बच्चों, वेल्डिंग में, फ्लेम वेल्डिंग में इन सब का यूज़ आपका होगा। फ्लेम वेल्डिंग में इन सब का क्या होता है बच्चों, आपका यूज़ होता है, ठीक है। इन सब का यूज़ आपका फ्लेम वेल्डिंग में होता है। और आप लोग जानते हो ऑक्सीजन सिलेंडर का काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है बच्चों। अब आप समझ गए हो ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ यूज़ होगा। पहला आपका हॉस्पिटलिटी में, हॉस्पिटल में आपका यूज़ होगा। सेकंड आपका कहाँ यूज़ होगा बच्चों, ये आपका सेकंड आपका यूज़ होगा बच्चों। ये पहले तो एक तो आपका किस में होगा बच्चों, ये आपका हॉस्पिटल में इसका यूज़ होता है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर का। देन आफ्टर आपका सी ड्राइवर करते हैं, मतलब स्कूबा डाइविंग करने वाले मतलब डीप डाइविंग करने वाले, तो सी ड्राइवर इसका यूज़ करेंगे। थर्ड माउंटेन क्लाइंबर भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर भी इसका यूज़ करते हैं। कहाँ पर, एट हायर एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, हायर एल्टीट्यूड पर, ठीक है। और स्पेस में तो आता ही है यूज़,
स्पेस में तो आता ही है यूज, स्पेसशिप में आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज होता ही है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा एरोनॉटिकल, एरोस्पेस से रिलेटेड आपका यूज, समझना, एरोस्पेस से रिलेटेड आपका यूज। तो अगर मैं लिक्विड O2 को N2H2 के साथ रिएक्शन, N2H4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या करेगा बेटा, हाई अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जनरेट करेगा। हाई अमाउंट ऑफ क्या जनरेट करेगा बच्चों, ये आपका थ्रस्ट। तो यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, हायर अमाउंट ऑफ, यहाँ पर लिख दो जनरेट हायर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट। यहाँ पर हायर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट आपका जनरेट करेगा। इसका मतलब जब आपका ये हायर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जनरेट करेगा तो थ्रस्ट का काम क्या होगा, रॉकेट लॉन्चिंग में। किस में काम होगा इसका यूज, इसका यूज होगा बच्चों रॉकेट लॉन्चिंग में। रॉकेट लॉन्चिंग में इसका यूज होगा बच्चों। रॉकेट लॉन्चिंग में इसका आपका यूज होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है, इन सब में आपका यूज होता है। रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में भी आपका यूज होगा। अब देखो मेटलर्जी में इम्प्योरिटी इज रिमूव्ड बाय O2, मतलब मेटलर्जी में कुछ इम्प्योरिटी को हम कैसे निकालते हैं, मेटलर्जी में इम्प्योरिटी इज रिमूव्ड बाय O2। impurities are removed by O2, मतलब इम्प्योरिटी को हम किससे रिमूव कर सकते हैं बच्चों, O2 से हम यहाँ पर इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके यूज। अब हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या खत्म होता है बच्चों, ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन खत्म होता है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड की ओर, ऑक्साइड्स की ओर। नेक्स्ट कंपाउंड्स की ओर हम मूव करते हैं बच्चों अब ऑक्साइड्स की ओर। तो यहाँ पर बहुत टाइप के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर ऑक्साइड्स के बारे में समझ लेते हैं। ऑक्साइड्स देखो, सबसे पहला आपका कौन सा बच्चों, यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स, या फिर इसको बोलेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स। बात समझना बच्चों अच्छे से, इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, या फिर हम क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो ये आपका एसिडिक इन कैरेक्टर होता है, ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन कैरेक्टर एंड विच इज फॉर्म बाय नॉन मेटल। सिंपल बोल सकते हैं, ऑक्साइड विच इज formed by combination of O2 with नॉन मेटल, मतलब जो आपके नॉन मेटल के साथ आपका होगा रिएक्शन, वो आपका क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड। अब इसकी एसिडिटी के बारे में कैसे हमने डिस्क्राइब किया उसको समझ लेते हैं। देखो जैसे कार्बन है, कार्बन के रिएक्शन O2 के साथ कराए तो CO2 बना। ठीक है, अब देखो इसके एसिडिक कैरेक्टर की, वो एसिडिक प्रॉपर्टी को हमने कैसे डिफाइन किया। एसिडिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका है कि अगर ये CO2 को जब मैंने H2O में डाला तो ये आपका H2CO3 बन गया। क्या बन गया, H2CO3। अगर किसी भी ऑक्साइड को अगर मैं वाटर में डालता हूँ तो उससे अगर एसिड का प्रिपरेशन होता है, इसका मतलब वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर किसी भी ऑक्साइड को, अगर मैं किसी भी ऑक्साइड को, मतलब यहाँ पर CO2 को डाला, CO2 को जैसे ही मैंने O2 में डाला तो उससे किसका प्रिपरेशन हुआ बच्चों, किसी भी टाइप का एसिड का हुआ। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ। जब यहाँ पर आपके कार्बोनिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ तो यहाँ पर समझना, जब यहाँ पर H2CO3 का प्रिपरेशन हुआ कार्बोनिक एसिड का, तो यहाँ पर जो CO2 होगा वो क्या होगा बच्चों, नॉन मेटल ऑक्साइड आपका किस टाइप का होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड विल बी एसिडिक इन कैरेक्टर। नॉन मेटल ऑक्साइड आपका क्या होगा, एसिडिक इन कैरेक्टर होगा। इसी तरीके से एक और आपका ऑक्साइड होता है, कौन सा होता है, बेसिक ऑक्साइड। एक और आपका ऑक्साइड कौन सा होता है बच्चों, आपका बेसिक ऑक्साइड। तो सेकंड पॉइंट समझते हैं हम लोग, बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड, या फिर इसको बोलेंगे मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। अब देखो
oxides which is formed by oxide which is formed by combination of O2 with मेटल। मतलब ऑक्साइड जिसको हमने किसके साथ, O2 के साथ जब मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराया तो आपका बेसिक ऑक्साइड बना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जनरली आपके जो होते हैं वो मेटल के साथ होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने बात किया यहाँ पर Na की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर Ca की रिएक्शन कराता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। Ca की रिएक्शन अगर O2 के साथ कराए तो CaO बनाएगा। अब इसकी बेसिक कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन मैंने कैसे किया, अब अगर मैंने यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड बनाए इसको मैंने फिर से इसी की तरह एज इट इज अगर मैंने इसको वाटर में डाल दिया तो वाटर में डालने के बाद आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कौन सा वाला बनाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने Ca की रिएक्शन है तो CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर। ये आपका क्या होगा बच्चों, बेसिक इन कैरेक्टर होगा। बात क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बेसिक इन कैरेक्टर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एसिडिक ऑक्साइड भी बनता है और आपका क्या बनता है बच्चों, बेसिक ऑक्साइड भी बनता है। अब एसिडिक कैरेक्टर में एक चीज ध्यान रखना, नॉन मेटल के ऑक्साइड एक्सेप्शनल पॉइंट ध्यान रखना, एक्सेप्शन आपका NO N2O और CO, ये तीनों के तीनों आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। कौन सा होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ये तीनों के तीनों आपके कौन से ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। बात क्लियर है, ये तीनों के तीनों आपके कौन से ऑक्साइड्स होंगे बच्चों, न्यूट्रल ऑक्साइड्स आपके होंगे। चलो अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अब देखो यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अगला पॉइंट है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, समझना है आपको। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके वो ऑक्साइड होंगे जो आपके आगे जाके एसिड के साथ साथ बेस के भी साथ रिएक्शन कर सके, एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन कर सके। अगर मैं देखो यहाँ पर CO2 आपका एसिड है, CO2 आपका एसिड है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया, बेस के साथ करा दिया, देन इट इज ओके। देन यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2CO3, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, Na2CO3 और साथ में आपका H2O बाहर निकल जाएगा, ये होगा। अगर मैंने CO2 की रिएक्शन SO2 के साथ करा दी तो ये भी आपका एसिडिक है और ये भी आपका एसिडिक है, तो क्या ये रिएक्शन करेंगे, इट डज नॉट सपोर्ट एसिड बेस रिएक्शन। ये आपका एसिड बेस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा, डज नॉट सपोर्ट एसिड बेस रिएक्शन, ये आपके एसिड बेस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। एक चीज ध्यान रखना, फंडामेंटल प्रिंसिपल, एसिड के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगा, बेस के साथ रिएक्शन कभी नहीं करेगा। अगर मैंने बोला NaOH की रिएक्शन अगर मैंने CaOH का होल ट्वाइस के साथ करा दिया, मतलब अगर मैं ऑक्साइड्स की बात कर लेता हूँ, अगर मैंने CaO की रिएक्शन MgO के साथ करा दिया, ये भी आपका मेटल ऑक्साइड है, ये भी आपका मेटल ऑक्साइड है, बोथ आर बेसिक इन नेचर। दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब दोनों के दोनों जब आपके बेसिक इन नेचर होंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इट डज नॉट सपोर्ट एसिड बेस रिएक्शन, ये भी आपका एसिड बेस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा। तो आपके मतलब एसिड बेस रिएक्शन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक एसिड और एक बेस, ठीक है, एसिड और एक बेस आपका होना चाहिए। ये दोनों रिएक्शन आपके प्रोसीड नहीं होगी। तो पॉइंट वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ से समझना, ये इस टाइप का ऑक्साइड होता है, जिसको सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैंने बोला कि BeO मतलब इसका एक एग्जांपल है BeO, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, एक टाइप का, समझो अभी पहले। ये अगर आपका एसिड के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, आपका रिएक्शन पॉसिबल है। और यहाँ पर भी अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो भी आपका रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्साइड
विच कैन नॉट बी डील एज एसिड एज वेल एज बेस। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपका क्या दिखाएगा, बेसिक इन कैरेक्टर, और ये अगर आपका बेस के साथ होगा तो ये आपका क्या दिखाएगा, एसिडिक इन कैरेक्टर। तो इस पॉइंट को समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि विच कैन oxides which can react with acid as well as base। मतलब ऑक्साइड जो आपका किसके साथ रिएक्शन करे, एसिड के साथ साथ रिएक्शन करने के साथ साथ आपका बेस के साथ भी रिएक्शन करे, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। then this type of oxide is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस टाइप का ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। इस टाइप के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जनरली आपके कौन कौन से बेटा, जनरली following metal oxides are amphoteric in nature। generally following metal oxides are amphoteric in nature। ठीक है, amphoteric in nature कौन कौन से बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला BeO, ठीक है, BeO होगा, ZnO होगा, PbO2 होगा। ये जो कुछ ऑक्साइड्स मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ बच्चों, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एसिडिक इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जो आपके एसिड के साथ साथ आपके बेस के साथ भी आप लोगों का रिएक्शन दिखाएंगे बच्चों। ठीक है ना, जैसे Zn, Sb भी आ जाएगा, Sb यहाँ पर भी PbO हो गया, PbO के बाद Sb मेटल का नाम लिखा देता हूँ, ऑक्साइड आप लोग बना लेना, ठीक है ना। मेटल्स के नाम लिखा देता हूँ, मेटल्स कौन कौन से होंगे, Zn, Sb, SnO2 होता है, SnO2 होता है, ठीक है ना। Pb हो गया, ठीक है, और कौन कौन सा, Be हो गया, Be हो गया, ठीक है। Be के साथ साथ आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर Be के साथ साथ एल्यूमिनियम, गैलियम भी हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी हो जाएगा और गैलियम भी हो जाएगा। तो ये कुछ आपके मेटल है जिनके ऑक्साइड हमेशा क्या होंगे बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। बस ये ध्यान रखो, नाम बहुत बार आया है बच्चों, इसको प्रैक्टिस कर लो, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। इन सब के ऑक्साइड आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, देखो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक और टाइप का ऑक्साइड्स होता है बच्चों, यहाँ पर थर्ड ऑक्साइड मैंने बता दिया। अब फोर्थ ऑक्साइड, एक आपका नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, एक आपके पॉली ऑक्साइड्स होते हैं। अब देखो फोर्थ में ऑक्साइड्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फोर्थ में ऑक्साइड्स को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों, दो टाइप में। जनरल डिवीजन है बच्चों, ऑक्साइड्स का मैंने दो पार्ट में डिवीजन कर दिया। यहाँ पर ऑक्साइड्स का मैंने दो पार्ट में डिवीजन कर दिया। एक मैंने कर दिया नॉर्मल ऑक्साइड, और एक डिवीजन मैंने कर दिया क्या, पॉली ऑक्साइड्स। अब देखो नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ बच्चों, नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब हुआ O2 - 2। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, O2 - 2। मतलब अगर मैं बात करूं नॉर्मल ऑक्साइड, तो नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी कितनी होगी, -2। इस चीज को ध्यान रखो। नॉर्मल ऑक्साइड्स का एग्जांपल क्या है बेटा, MgO बोल सकते हैं, BeO बोल सकते हैं, CaO बोल सकते हैं। दीज आर द नॉर्मल ऑक्साइड, ये आपके नॉर्मल ऑक्साइड्स का एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं पॉली ऑक्साइड्स, तो पॉली ऑक्साइड्स में कौन कौन से आएंगे बच्चों, आपके पेरोक्साइड्स आएंगे, सुपर ऑक्साइड्स आएंगे। तो देख लेते हैं, पॉली ऑक्साइड्स में सबसे पहले आपका आएगा पेरोक्साइड्स, देन आफ्टर आपका क्या आएगा बच्चों, सुपर ऑक्साइड। फिर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर सुपर ऑक्साइड्स के बाद आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पर सब ऑक्साइड। अब देखो
पेरोक्साइड के अंदर क्या होगा, O2 की पावर -2 होगा, या फिर हम बोल सकते हैं O के ऊपर -1 होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, H2O2। देखो इसका H2O2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, H2O2 में O का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा H2O2 में O के ऊपर क्या होगा बच्चों, -1 हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। एक ये वाला एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि Na2O2, तो ये भी आपका क्या है बच्चों, सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी अगर मैं ऑक्सीजन का निकालने बैठूंगा तो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी -1। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल के मुझे होमवर्क करके भेजना बेटा, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चंस। नाउ सुपर ऑक्साइड क्या होगा बच्चों आपका, सुपर ऑक्साइड के अंदर बच्चों आपका O2 की पावर -1 होगा, मतलब एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 होगा। एक ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होगा। जैसे अगर मैं एज एग्जांपल बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, KO2। बेटा ध्यान रखना, KO2 का सबसे भयानक यूज है सबमरीन में। सबमरीन में आप देखो, सबमरीन क्या होता है, सबमरीन आपके कहाँ होती है, आपके वो ओशियन की ज़्यादा डीपर लेवल पे होती है, ओशियन के ज़्यादा डीपर लेवल पे होती है आपके सबमरीन। सबमरीन जब आपके ओशियन पे ज़्यादा डीपर लेवल पे होती है तो डीपर लेवल पे ऑक्सीजन का अमाउंट भी आपका क्या होता है, कम होता है। तो ये एक्चुअली आपका क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। ये आपके सबमरीन में काम आता है बेटा, अब इसे ध्यान रखो, ये आपका किस में काम आता है, सबमरीन्स में काम आता है। ये आपका किस में काम आता है बच्चों, सबमरीन्स में आप लोगों का काम आता है बच्चों ये, ठीक है। अब हम देखते हैं सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड जनरली आपका होता क्या है, जिसमें हम जितना सोच सकते हैं उससे अलग लेवल का आपका ऑक्सीजन आ जाए। नहीं आया समझ में, इसका सिंपली मैं आपको बेसिकली बताता हूँ। जैसे नॉर्मल ऑक्साइड से नंबर ऑफ ऑक्साइड इन नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो होंगे उससे लेसर अमाउंट में अगर आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सब ऑक्साइड। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट कंपेयर टू सफिशिएंट अमाउंट, जितना सफिशिएंट अमाउंट है उससे लेसर अमाउंट में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप लोगों का सब ऑक्साइड, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसका एग्जांपल है N2O का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, N2O का दूसरा नाम होगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब क्या, लाफिंग गैस। आप लोगों को पता है नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब लाफिंग गैस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों का लाफिंग गैस होता है। इसका मतलब आप लोगों का क्या होता है बच्चों, लाफिंग गैस। और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं बच्चों, प्रिपरेशन मेथड देखो आप फिर से, अब आप लोगों को याद हो जाएगा। इसको हीट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, लाफिंग गैस बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को ध्यान रखने, मैंने जिस तरीके से लिंक डेवलप करके याद किए हैं, आप लोगों को भी उसी तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद होंगे। चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पॉइंट पर। एक होता है बच्चों अब हमारा मिक्स्ड ऑक्साइड, एक होता है हमारा कौन सा ऑक्साइड बच्चों, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, मिक्स्ड ऑक्साइड्स, फिफ्थ पॉइंट। एक होता है हमारा यहाँ पर मिक्स्ड ऑक्साइड। अब देखो मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों, जिसमें आपके एक से ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी। जैसे अगर मैं बात करूं Fe3O4, तो एग्जाम्पल में समझना बच्चों, इसको मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों बोलेंगे समझना। Fe3O4 में अगर मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो आप लोगों का क्या आएगा, अगर मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, 3x = 4 = 0, 8 = 0। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, तो -8 = 0, तो x = क्या हो जाएगा 8/3। ये तो हमारा क्या आया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब थोड़ा अगर मैं देखूं यहाँ पर, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि Fe+2, ठीक है, और Fe+3 और Fe+3 प्रेजेंट है। इसका मतलब बोल सकते हैं, देखो 3 एटम Fe के और तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालो और डिवाइड बाय 3 करो तो क्या आ गया 8/3, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर आ गया। मतलब इसके अंदर Fe कौन से, एक तो आपका Fe+2 है, एक आपको दो आपके क्या है बेचा, Fe+3 है। ये बात तो आप लोगों को कंसेप्चुअली क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ मिक्स्ड ऑक्साइड में
कि इसके बाद हम लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो FeO बनेगा और इसके बाद क्या, इससे क्या बनेगा Fe2O3। तो इन दोनों का जो मिक्सिंग होगा उससे हम हमारा ये बना है बच्चों। तो इस टाइप के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड। इस टाइप के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मिक्स्ड ऑक्साइड। इसका एक और एग्जांपल है जिसको आप इसी तरीके से डिफाइन करोगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जांपल एक और, PB3O4। PB3O4 देखो यहाँ पर Pb का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 8/3 आ रहा है, मतलब Pb+2 होगा आपका, Pb+4 Pb+4 आपके दो होंगे। तो इस तरीके से आपके दो अलग अलग टाइप के ऑक्साइड जब आपके मिक्स होंगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, तब आपका बनेगा यहाँ पर, समझ सकते हो, तब आपका बन जाएगा बच्चों आपका मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मिक्स्ड ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स। इसके बारे में मैं डी ब्लॉक एलिमेंट में भी आपसे काफी डिटेल में डिस्कशन लूंगा, लेकिन थोड़ा अभी हम समझ लेते हैं यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ये सब मैं बताने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा समझिए, बस अभी आप लोग ध्यान रखिए। MnO, Mn2O3, Mn2O3, MnO2, ठीक है, MnO2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा Mn, इसके बाद आपका हो जाएगा MnO2। तो यहाँ पर आपका क्या है, Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर क्या है बच्चों +3 है, यहाँ पर क्या है बच्चों +4 है। अब +5 वाला बनाना पड़ेगा। +5 वाला आपका क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, +5 वाला मैं आपको बता देता हूँ। Mn3O5, Mn3O5 क्या ये प्लस वाला है, +5 वाला है? नहीं, ज़्यादा ही है, लेकिन ज़्यादा ही है, +5 वाले से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3/5 हो जाएगा ये आपका। चलो बहुत बढ़िया, नहीं सॉरी 10/3 हो जाएगा बच्चों ये आपका, ठीक है, 10/3 आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा आपका Mn2O4, यहाँ पर हो जाएगा Mn2O4। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, इसका +4 हो गया, ठीक है, +4 हो गया। MnO2 को हटा लो बच्चों, या फिर रख लो बेटा, कोई बात नहीं, इसको आप लोग रख सकते हो। इसके बाद हो जाएगा Mn2O6, क्या हो जाएगा इसके बाद बच्चों आप लोगों का Mn2O6, ये आपका हो गया यहाँ पर +6 है। अब आप देख सकते हो बच्चों, जैसे जैसे आप लोगों का ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ जाऊँगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं, अगर मैं इसमें बोलूँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो आपका क्या बढ़ रहा है बच्चा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका मूव कर रहा है। क्या आपका बढ़ रहा है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज़्यादा हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं CrO3, CrO2, CrO3, CrO5। अब बताओ यहाँ से यहाँ जब मैं मूव करूँगा तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसका ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा आपका एसिडिक होगा। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोगों का बढ़ जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप लोगों का क्या बढ़ जाएगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने आपको लिटिल बिट अमाउंट में बताया, डी ब्लॉक में मैं इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग दिस, ठीक है, इसको देखते रहना, बस ध्यान रखना। देखो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर O3 के बारे में। हम किसके बारे में बात करते हैं, O3 के बारे में। तो O3 का बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। O3 आपका कहाँ मिलता है बच्चों, ओजोन आपका कहाँ प्रेजेंस होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। O3 देखो हमारे जो अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर आपके दो टाइप की लेयर होती है। अर्थ के ऊपर आपके बहुत सारी टाइप की लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है बच्चों, एक तो होती है एटमॉस्फेयर, एक उसके आगे आपका कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद ट्रोपोस्फीयर के बाद आयोनोस्फीयर। इस तरीके से बहुत सारी स्फीयर्स होती है। मैंने आप लोगों को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में लिखवाया है, ये सब मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप लोगों को लिखवाया है। तो ओजोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम उसका प्रिपरेशन मेथड देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ओजोन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ओजोन
O3 को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? ओजोन। अब देखो ओजोन आप किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले इसका हम लैब प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। कौन सा प्रिपरेशन मेथड देखते हैं बच्चों? लैब प्रिपरेशन मेथड। तो ओजोन का जब मैं आप लोगों का यहाँ पर लैब प्रिपरेशन मेथड देखूंगा, लैब प्रिपरेशन मेथड देखूंगा, वो क्या होगा बच्चों? बातों को ध्यान से समझना। लैब प्रिपरेशन मेथड, लैब प्रिपरेशन मेथड में O3 आपका कैसे बनेगा? 3O2 की रिएक्शन अगर मैंने यहाँ पर साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क, साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क, साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में करवाई तो यहाँ पर O3 बन जाएगा 2। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका डेवलप होता है। O3 आपका क्या होता है बच्चों? O3 आपका क्या होता है? O3 एक टाइप का ये जो प्रोसेस है वो आपका एंडोथर्मिक फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है बच्चों? एंडोथर्मिक फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है बच्चों? ये आपका एंडोथर्मिक फिनोमिना। ये पहले पॉइंट आप लोग समझ लो, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक टाइप का आप लोगों का क्या है बच्चों? यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो यहाँ से O2 से आपको यहाँ पर जो ओजोन मिलेगा वो 100% प्योर नहीं मिलेगा, यहाँ पर 10% ओजोन मिलेगा, यहाँ पर आपका 10% ओजोन मिलेगा। अब मुझे क्या करना है? इस 10% ओजोन का अमाउंट बढ़ाना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? इफ आई वांट टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ 10% ओजोन, then what will we do? हम क्या कर सकते हैं? Then we have to use ओजोन बैटरी। हम ओजोन बैटरी का यूज इसमें कर सकते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों? अगर क्या होगा बच्चों? इफ आई वांट टू इंक्रीज, इफ वी वांट टू इंक्रीज, वी वांट टू इंक्रीज, वी वांट टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं ओजोन, अगर मैं ओजोन का अमाउंट बढ़ाना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज व्हाट? ओजोन बैटरी। देन वी हैव टू यूज, देन वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज ओजोन बैटरी। ओजोन बैटरी हम मुझको किसका यूज करना पड़ेगा? ओजोन बैटरी का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ जो ओजोन मिलेगा वो प्योर नहीं होगा। ये ओजोन आपका कौन से फॉर्म में होगा बच्चों? मिक्सचर के फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा बच्चों? मिक्सचर के फॉर्म में होगा। मतलब इसमें क्या होगा? जब आपका 10% ओजोन होगा तो साथ साथ इसके अंदर क्या होगा बच्चों? आपका 90% आपका O2 होगा। 90% आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर O2 होगा। तो ये मिक्सचर होगा। तो इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? ओजोनाइड ऑक्सीजन। इस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों? ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइड ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रखिए कि लैब में हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, काफी अच्छा है। अब देखो, वेसल इन विच ओजोनाइजेशन इज डन, वेसल इन विच ओजोनाइजेशन is done is called ओजोनाइजर। उसको हम क्या बोलेंगे? ओजोनाइजर बोलेंगे। और ओजोनाइजर आपके दो टाइप के होते हैं बच्चों, ब्रोडी ओजोनाइजर, एक आपका होता है सिम्पसन। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल नहीं पढ़ना है, आप लोग बस नाम ध्यान रखो, ब्रोडी ओजोनाइजर और सिम्पसन। अब ब्रोडी ओजोनाइजर और सिम्पसन ओजोनाइजर में सबसे बेस्ट कौन सा है? सिम्पसन ओजोनाइजर। ये बात ध्यान रखो, सिम्पसन ओजोनाइजर इज अ बेस्ट apparatus to प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ओजोन के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट आपका, ओजोन को प्रिपरेशन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिम्पसन का। बात क्लियर है बच्चों? यहाँ पर O3 को अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, ओजोन आपका कहाँ प्रेजेंस होता है बच्चों? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आप लोग होमवर्क में आप लोगों को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ओजोन लेयर वाला आप लोगों को रिवाइज करना है। ठीक है, आप लोगों को क्या रिवाइज करना है? ओजोन लेयर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसको अच्छे से देख लोगे तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप उस कंसेप्ट को देख लो तो आपको ओजोन लेयर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा ओजोन के बारे में। ठीक है, जहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ आप देखते हैं बच्चों, जो आपका प्योर ओजोन होता है, प्योर O3 इज कैप्ट, ठीक है, प्योर O3 इज कैप्ट इन द सिलेंडर लेड विद लिक्विड ऑक्सीजन, कैप्ट इन सिलेंडर which is layered with लिक्विड ऑक्सीजन। उसको किससे हम लेयर करते हैं बच्चों? लिक्विड ऑक्सीजन के साथ हम लेयर करते हैं। ठीक है ना। अब देखो
अब देखो यहाँ पर कि ओजोन का क्या काम होता है, आप समझो यह ओजोन है, ओजोन लेयर आपका यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है बच्चों, ओजोन लेयर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ओजोन लेयर बनेगा, ओजोन लेयर आपके कौन से स्फीयर में बनेगा बच्चों, ओजोन लेयर आपके स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है, ओजोन लेयर आपके कहाँ बनता है बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर वाले पार्ट में आपका ओजोन लेयर बनता है। अब ओजोन लेयर क्या होता है कि जो हमारे सन से जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। जो सन से जो हमारी अल्ट्रावायलेट लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अब पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ पर ओजोन लेयर में डिप्लेशन हुआ है, वो सब आप लोग जानते हो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में लिया गया है। तो जो सन है, सन से जो आपकी देखो यहाँ पर सन से जो आपकी जो लाइट आती है वो वापस से आपकी रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। यहाँ से कौन सी लाइट आती है बच्चों, अल्ट्रावायलेट लाइट, यहाँ से कौन सी लाइट आती है, अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, और अल्ट्रावायलेट रेज आती है, सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज आती है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होती है, स्किन के लिए हार्मफुल होती है, स्किन के लिए क्या होती है बच्चों, हार्मफुल होती है। और अब जब ये हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होगी तो स्किन में अलग अलग टाइप के आपके क्या ऑब्टेन हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर डिसीज, स्किन में यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर डिसीज क्रिएट होंगे। लाइक व्हाट, लाइक आपका यहाँ पर आपका कैंसर हो जाएगा, यहाँ पर स्किन कैंसर भी होता है, और बहुत टाइप की डिसीज होती है बच्चों, लेकिन स्किन कैंसर आपका मतलब मोस्टली इसी को हमने देखा गया है। तो स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट रे से हमें क्या हो जाता है बच्चों, स्किन कैंसर। तो एक्चुअली में जो ओजोन है वो हमको क्या करता है, अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, और हम लोग इसी को डिप्लेट करते जा रहे हैं, ठीक है, डिप्लेट करते जा रहे हैं। डिप्लेशन का मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बताया गया है, किस तरीके से रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है, किस तरीके से किसके साथ ये आपका रिएक्शन करता है, मैंने सारा मैकेनिज्म आप लोगों को अच्छे से बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगला जो है हमारा ओजोन में लैब प्रिपरेशन मेथड, और ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आप एक बार थोड़ा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एक बार रीड मार लेना ओजोन को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओजोन की प्रॉपर्टीज़ को हम समझ लेते हैं एक एक करके यहाँ पर। तो यहाँ पर ओजोन का बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो ओजोन लेयर को डिप्लेट, ओजोन लेयर इज डिप्लेट बाय CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आपका क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आपका क्या होता है बच्चों, ओजोन लेयर डिप्लेट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा तो आपका ओजोन लेयर का क्या हो जाएगा बच्चों, डिप्लेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है आपका, रेफ्रिजरेंट में इसका यूज होगा, फ्रिज में एसी में भी इसका यूज होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, आप लोग ही इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कहीं ना कहीं हम लोग ही इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द साइंटिफिक रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च होने की वजह से, ठीक है। और एक आपका क्या होता है बच्चों, सुपरसोनिक, एक आपका क्या होता है बच्चों यहाँ पर सुपरसोनिक जेट भी आपका क्या करता है, इसको हार्मफुल करता है। सुपरसोनिक जेट भी आपका क्या करता है, इसको हार्मफुल करता है। अब देखो सुपरसोनिक जेट से क्या होता है बच्चों, जो सुपरसोनिक जेट जो हायर एल्टीट्यूड पे चलती है उससे हमारा कौन सा गैस निकलता है, ये भी मैंने बताया, NO निकलता है, जो कि आपके ओजोन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, NO2 और आपका O2। देखो यहाँ से ओजोन लेयर आपका क्या हो गया बच्चों, डिप्लेट हो गया, ठीक है। एक्चुअली जो सुपरसोनिक जेट है वो आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर इसको हायर एल्टीट्यूड पे ना ले जाके लोअर एल्टीट्यूड पे ले जाते, तो लोअर एल्टीट्यूड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जब वो आगे की ओर मूव करेगा तो यहाँ पर आपके फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पर आपके ना यहाँ पर ड्रैगिंग फोर्स लगेगा यहाँ पर आपके, यहाँ पर जब आपके वो ड्रैगिंग फोर्स लगेगा
तो आपका जो यहाँ पर सुपरसोनिक जेट है वो आपके मतलब कोलैप्स हो जाता है। इसलिए सुपरसोनिक जेट आपका एटमॉस्फेयर में नहीं मूव करता, वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में हायर एल्टीट्यूड पे आपका मूव करता है। इस चीज को थोड़ा जान लो, ठीक है। तो सुपरसोनिक जेट भी कहीं ना कहीं आपके ओजोन लेयर के डिप्लेशन का सबसे बड़ा रीजन है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ का इसके लिए हमने कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज कर रहे हैं और इसके लिए रिसर्च चल रहा है। जब इसके लिए रिसर्च अच्छे से हो जाएगा तो हम इसको नॉमिनल कर सकते हैं, लेकिन होगा तो पक्का, ठीक है। हम ही लोग कर रहे हैं, खत्म, सबसे बड़ा रीजन तो हम ही लोग हैं। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, उसको समझ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, तो देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन का फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो ब्लू कलर इन गैस में आपका कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर इन गैस में आपका ब्लू कलर होता है। अब मैं बात करूं लिक्विड में, तो डीप ब्लू कलर इन लिक्विड, लिक्विड में डीप ब्लू कलर होगा। अगर मैंने सॉलिड फॉर्म की बात कर ली तो सॉलिड फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा? ब्लू कलर इन सॉलिड में आपका ब्लू कलर का दिखेगा। सॉलिड में आपका कौन से ब्लू कलर का गैस होगा? वो आपका ये आपका ब्लू कलर का गैस होगा, ये डीप ब्लू कलर इन लिक्विड। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो वायलेट कलर में आपको दिखेगा सॉलिड में। वायलेट कलर में आपको किस में दिखेगा बच्चों? ये आपका सॉलिड में। देखो वैसे सॉलिड का एग्जिस्टेंस नहीं होता उतना, ठीक है। आपको इन दोनों का ही आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों का ही आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक्चुअली क्या होता है बच्चों? सेकंड, ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। नेचर में कैसा होता है बच्चों? ये आपका पैरामैग्नेटिक होता है। नेचर में आपका ये आपका कैसा होगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक टाइप का होगा। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब देखो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज नॉट हार्मफुल, ठीक है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज नॉट हार्मफुल, मतलब आपका हार्मफुल नहीं होता। जो आपके लोअर कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो आपके क्या नहीं होते बच्चों? हार्मफुल नहीं होते। तो मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो जाए ओजोन का हायर देन 100 ppm, मतलब 100 ppm से ज़्यादा मैं कर दूं, अगर मैं ओजोन लेयर का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दूं? 100 ppm से ज़्यादा कर दूं, तो 100 ppm से ज़्यादा करते ही ये क्या करेगा बच्चों? ये आपका हेडेक जनरेट करने लग जाएगा। मतलब आपके लिए भी हार्मफुल हो जाएगा। हेडेक आपका हो जाएगा, नॉनसेंस, मतलब आपको है ना अनकॉन्शियस फील करने लग जाओगे। इस टाइप से आप लोगों को होने लग जाएगा। तो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन हमारे लिए सेफ है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन हमारे लिए सेफ है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। बात करता हूँ, तो देख लेते हैं बच्चों अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में बात करता हूँ यहाँ पर ओजोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? देखो अगर मैं इस तरीके से आपका ओजोन का स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं इसको यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है। अब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको क्लियरली फंडामेंटली प्रिंसिपल समझ में नहीं आएंगे। आप थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ो। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बनाना चाहूँ, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा बच्चों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा? ओ की रिएक्शन ओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। 6 में से एक काम में आ गए, तो यहाँ पर कितने हुए? 5। और यहाँ पर भी कितने हो गए बच्चों? यहाँ पर 2 काम में आ गए, तो मतलब आपके 6, 4। यहाँ पर कितने काम में आ गए बच्चों? यहाँ पर आपके 2 काम में आ गए, 2 1 2 काम में आ गए, 2 इधर 1 2, ये 2 काम में आ गए, तो यहाँ पर कितने बचे? 4। 6 होते 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर आपका 4 है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ओड इलेक्ट्रॉन। तो ओड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हमको किसका सहारा लाना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। तो ये अपना एक लोन पेयर इसको देगा,
तो यहाँ पर केवल और केवल इसके कितने एक ही बॉन्ड बनाने में काम में आए, तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दिया। इसीलिए तो थोड़ा ध्यान रखो कि यहाँ पर 3 लोन पेयर होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 1 लोन पेयर होता है, बस इतना ध्यान रखो आप लोग। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए आप लोग लेक्चर देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का किस तरीके से मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, बात तो एक ही है। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, बात क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर आपके सिमिलर होंगे, ये सब तो बात आप लोगों को आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पर लोन पेयर होता है। अब सेंट्रल एटम कौन सा हुआ, sp2 हाइब्रिड हुआ। sp2 हाइब्रिड होता ही है। sp2 जब ये आपका हाइब्रिड होगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, एंगुलर हो जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, एंगुलर शेप का हो जाएगा। और जब ये आपका एंगुलर शेप का हो गया तो इसके जो एंगल होंगे वो आपके कितने होंगे, एंगल थीटा की वैल्यू 117 डिग्री के अप्रोक्स आपकी हो जाएगी बच्चों। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप एक बार लुईस डॉट स्ट्रक्चर का लेक्चर बनाना, आप एक बार लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक बार देखें, नहीं तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे बनता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट में मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको काम में आ जाए। अब देखो जैसे मुझे O3 का ही बनाना है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन O3 में कितने होंगे, O3 में सबसे पहले O3 का ही एग्जांपल लेता हूँ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कितने हुए बच्चों, 3 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6, तो 3 में कितने होंगे, 18। चलो 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इसके बाद आप लोग निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, अगर सब में अगर नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो सब में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों, 8 तो यहाँ पर कितने, अगर नोबल गैस कौन सा, नियरेस्ट नोबल गैस मतलब 8। ओजोन के ऑक्सीजन के नियरेस्ट कौन सा है आपका, नियोन है। नियोन में आपके जो नियोन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो 8 एक में होने चाहिए, तो 3 में कितने हुए बच्चा, 24। क्लियर हुआ। टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 24 में से 18 माइनस कर दोगे तो कितने आपके आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग जानते हो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों, 3 बॉन्ड बनेंगे। और अगर मैं निकालना चाहूँ बच्चों यहाँ पर टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो किससे निकलेगा बच्चों, 24 इलेक्ट्रॉन, मतलब TeRN में से अगर ये TBE निकालना हो तो इसमें से इसको माइनस करो, TBE निकालना हो तो इसमें से इसको माइनस करो, और टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप यहाँ पर TeRN में से TBE को माइनस करो। तो करो, कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, सॉरी टोटल वैलेंस में से माइनस करो तो कितना आ गया, 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने, 6 लोन पेयर। देखो अगर TBE निकालना होता तो हम किसका यूज करते बच्चों, TeRN माइनस TBE, और इसका करना है तो TBE माइनस TBE, टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अब सबसे पहले स्केलेटन ड्रॉ करो 3 बॉन्ड के साथ मैंने इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसके कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 3 वैलेंशियल के 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, ठीक है। वैलेंशियल के कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ गए बेटा, इसके 3 आ गए। 3 में से बचे कितने, 3 में से 6 में 6 होते, 3 काम में आ गए, बचे कितने, 3 बचे, 3 बना दिया। इसके देखो सबसे पहले साइड में लगाओ, साइड वाले में लोन पेयर लगाओ आप, सबसे पहले वही सही रहेगा। अब देखो ऑक्सीजन के वैलेंशियल में होते 6, 2 काम में आ गए, बचे कितने, 4। ऑक्सीजन के वैलेंशियल में कितने होते हैं, 6 होते, 1 काम में आया, बचे कितने, 5। थोड़ा आप एक बार खुद से ड्रॉ करना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंशियल में कितने होते हैं, 6, 3 काम में आ गए, बचे कितने, 3। अब यहाँ देखोगे तो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसा नहीं होता है। इसको हम क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक पूरा लोन पेयर हम इसको डोनेट कर देंगे।
ठीक है, पूरा लोन पे डोनेट किया, तो इसका मतलब इसके किसी भी वो इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इसके वैलेंस शेल में 6 के 6 ही रह गए। अब इसके 1 2 3 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट किए, 4 2 ही है, ये एक लोन पेयर। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हटाने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अब बात समझो, अब टोटल लोन पेयर काउंट करोगे कितने? 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो इस तरीके से आपका बनता है। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के मैं इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ। काफी इजी तरीका है, मैंने आपको एक बार और बता दिया। आप थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करिए, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इसका शेप क्या होगा? sp2 हाइब्रिड होगा, और ये आपका एंगुलर होगा, और एंगल कितना होगा? 117 डिग्री इसका आपका एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो काफी इजी था, काफी इजीली कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम समझ लेते हैं बच्चों इसके रिएक्शंस के बारे में। तो रिएक्शंस को देख लेते हैं बच्चों। अब हम रिएक्शंस क्या है इसके, ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। आप लोग एक बार कोशिश करो, अगर नहीं आए तो बार बार आप लोग पूछो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सर, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप देखो यहाँ पर ओजोन, अब देखो यहाँ पर समझना 2O3 इक्विलिब्रियम रिएक्शन 3O2। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा, मतलब ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों? आपके एक्सोथर्मिक होगी, ये रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक होगी। और यहाँ पर अगर मैं डेल्टा S की बात करूँ तो यहाँ पर डेल्टा S देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल आपके प्रोडक्ट में मिल रहे हैं। इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी बच्चों? आपके पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी क्या होगी बच्चों? इसकी पॉजिटिव होगी। तो अगर मैं डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S निकालूं, तो यहाँ पर देखो डेल्टा S पॉजिटिव है, और इसके आगे आपका कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। तो ये वाली टोटल वैल्यू नेगेटिव आ गई, डेल्टा H भी नेगेटिव, तो आपके टोटल डेल्टा G भी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आपकी आ जाएगी। और नेगेटिव आते ही ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? आपके स्पॉन्टेनियस। तो अगर मैं इसका उल्टा रिएक्शन कराऊं तो क्या वो स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं, वो रिएक्शन आपके नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और वो एंडोथर्मिक होगी। पहला जो रिएक्शन लिखवाया था ओजोन के लैब प्रिपरेशन में, वो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, इसीलिए उसमें मुझको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? इलेक्ट्रिक आर्क की, साइलेंट इलेक्ट्रिक आर्क की, ओजोनाइजर एपरेटस की रिक्वायरमेंट पड़ी। अगर वो स्पॉन्टेनियस होती तो मुझे उतने मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। तो ये आपके स्पॉन्टेनियस आपके रिएक्शन है। ठीक है, इतना आप लोगों को वो आ गया होगा थर्मोडायनेमिकली स्पॉन्टेनियस है बच्चों यहाँ पर। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों। ये आपका जो ओजोन होता है बच्चों, वो एक्चुअली उसमें क्या होता है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो समझ लेते हैं ओजोन एक तरीके का क्या होता है बच्चों? आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसे होता है उस बात को समझते हैं। देखो O3 को अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपका नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, और साथ में क्या होगा? O2। अब जो ऑक्सीडाइजिंग कराने का काम करता है बच्चों हमारे ओजोन में, वो केवल और केवल कौन करता है? ये नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका इसका ऑक्सीडाइजिंग कराने का काम करता है। अब देख लेते हैं कैसे होता है बच्चों। इसका मैं पूरा रिएक्शन तो नहीं, सिंपली मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जब भी मैं O3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझना है? जब भी मैं O3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को समझना है। देखो जैसे PbS की रिएक्शन अगर O3 के साथ कराए तो आप थोड़ा सोचो कि ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बना लेगा? अब देखो नेसेंट, यहाँ पर आपका O2 बना लेगा एक। ये अगर आपका यहाँ पर O3 से O2 जा रहा है, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन कर रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेंट है, ये आपका ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट है। और इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका खुद का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। अब जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो O3 से O2 चला गया। अब PbS से क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर PbS से आपका बनेगा PbSO4। इसका ऑक्सीडेशन हो गया। देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, खत्म। ये एक्चुअली क्या होता है? ब्लैक कलर के लेड पेंटिंग होता है, ब्लैक कलर का लेड पेंटिंग होता है, ब्लैक कलर के लेड पेंटिंग होता है। उसका हम क्या कर सकते हैं? उसको व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी कलर में? व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, वाइट कलर के लेड पेंटिंग में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओजोन से हम नहीं करते, ये बात अलग है, ओजोन से नहीं करते। इसका कलर होता है वाइट, इसका कलर होता है ब्लैक, बस इससे यही ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ऑयल पेंटिंग में होता है बच्चों ये। अब देखो अगर मैं KI की रिएक्शन O3 के साथ कराऊँ, KI की रिएक्शन O3 के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, सिंपल कंसेप्ट, यहाँ पर आपका KOH हो जाएगा, ठीक है, अल्कली। अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका बनेगा K, यहाँ पर आपका वो आयोडीन का आपका एसिड बन जाएगा, यहाँ पर आपका आयोडीन को I माइनस है ना, यहाँ पर I-1 है, तो I- को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, इसका क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कराएगा तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और O3 आपका क्या किस में कन्वर्ट होगा, O3 आपका O2 में कन्वर्ट होगा। देखो किस तरीके से कर दिया मैंने, इजीली रिएक्शन है बच्चों। अब SO3 की रिएक्शन, अब देखो SO3 की रिएक्शन O3 के साथ कराएंगे, SO2 की रिएक्शन O3 के साथ कराएंगे तो O3 सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, O2 में, उसको लिख लो, ठीक है। अब ये इसका रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका SO3 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है। इसका कौन सा बिहेवियर होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी था, काफी सिंपल था। एक्चुअली आप समझना, ये एक्चुअली ऑक्सीडेंट है, ये एक्चुअली ऑक्सीडेंट है। ओजोन एक्चुअली क्या है बच्चों, एक तरीके का ऑक्सीडेंट है। अब ध्यान से समझना, ऑक्सीडेंट है, अब समझना, यहाँ पर मैं आपको ब्लीचिंग कंसेप्ट के बारे में बताता हूँ। दो टाइप की ब्लीचिंग होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लीचिंग। ब्लीचिंग आपके दो टाइप की होती है, एक होती है बच्चों आपके टेम्पररी ब्लीचिंग, एक होती है परमानेंट ब्लीचिंग। एक होती है बच्चों आपके टेम्पररी ब्लीचिंग, एक होती है आपके परमानेंट ब्लीचिंग। परमानेंट ब्लीचिंग, अब टेम्पररी ब्लीचिंग क्या होता है बच्चों, टेम्पररी ब्लीचिंग आपके रिडक्टेंट की वजह से होती है, और यहाँ पर परमानेंट ब्लीचिंग आपके किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेंट की वजह से। तो आप लोग आप समझ पा रहे होंगे कि O3 जब आपका ऑक्सीडेंट है तो वो कौन सा ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा, यहाँ पर ये आपका परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा। कौन सा, परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा, ये आपका परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा ये आपका, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये आपका ओजोन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हेडिंग डाल लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी कुछ कंसेप्ट आप लोगों को क्लेरिफाई हो गया होगा। अब इसका यूज़ किस किस में होता है, ये आपका यूज़ जर्मीसाइड के फॉर्म में, जर्मीसाइड के फॉर्म में इसका यूज़ होगा, ठीक है। जर्म को हटाने में इसका, और साथ में क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में इसका आपका यूज़ होगा, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट के बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग एक्शन में। किस में कर सकते हैं, ब्लीचिंग एक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे ओजोन के बारे में, जो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। आई होप सो कि आपको अब ओजोन, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड आपको खत्म हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड और ऑक्सी एसिड सबको हम एक साथ कवर करेंगे। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।